बीएड ऑनलाइन सीरीज की क्लासेस के अंतर्गत आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग शिक्षा के उद्देश्यों पर अध्ययन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहली स्लाइड शिक्षा के उद्देश्य है। लेकिन शिक्षा के उद्देश्य जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम ये समझ लें आखिर उद्देश्य क्या होता है। बीएड के पेपर में एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है बीएड की में, अगर इसमें नहीं आता है तो फिर एक जो आपका पेडागोजी वाला जो पेपर होता है वहाँ जरूर पूछ लेते हैं कि ये बताइए उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है, या ये क्या होते हैं। या फिर ये पूछ लेगा कि उद्देश्य एवं लक्ष्य में अंतर बताइए, या उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है ना। तो वो टॉपिक खैर हमारा आज नहीं है, लेकिन उद्देश्य जरूर आज हमने इंक्लूड किया हुआ, तो हम उद्देश्य के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ जो है लक्ष्य के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के बारे में फिर अध्ययन करेंगे, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं ना। तो अगर हम बात करें उद्देश्यों की, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने बताया है उद्देश्य दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है उत और दूसरा शब्द है दिश, है ना। उत का तात्पर्य होता है ऊपर की ओर और दिश का तात्पर्य होता है दिशा, दिशा दिखाना। इस प्रकार अगर हम इन दोनों शब्द को कंबाइन करें तो कह सकते हैं कि उद्देश्य का अर्थ होता है उच्च दिशा का संकेत, है ना, उच्च दिशा का संकेत। अगर हम इसे अपनी सामान्य भाषा में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य वह है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति है, जहां आज आप बिलोंग कर रहे हो, उस स्थिति से ऊपर की ओर स्थिति ले जाने के, ऊपर की स्थिति प्राप्त कराने के लिए जो आपकी दिशा होती है वही क्या कहलाती है, वही आपके आपका उद्देश्य कहलाती है ना। आज वर्तमान में आप जिस भी जगह स्टैंड कर रहे हैं, सपोज करो आज प्रेजेंट में आप एक स्टूडेंट हैं, आपको जो है फ्यूचर में एक टीचर बनना है, तो स्टूडेंट से लेकर टीचर बनने तक के लिए जो आपकी डायरेक्शंस हैं, है ना, वो सभी डायरेक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी उद्देश्य ही कहलाती हैं। उन्हीं को फॉलो करोगे तभी जो है आप टीचर तक पहुंच पाओगे, है ना। तो अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं, देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। उच्च दिशा एक आदर्श स्थिति को इंगित करती है जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका यही अर्थ होता है। वह किसी उच्च दिशा अर्थात स्थिति की ओर संकेत करती है, ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, है ना। तो उच्च दिशा एक आदर्श स्थिति को इंगित करती है, ये थोड़ा समझ लीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो उच्च दिशा होती है इसकी एक आदर्श स्थिति होती है, यानी कि हम इस उच्च दिशा को किसी भी प्रकार से किन्हीं भी शब्दों में बांध नहीं सकते, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आखिर उच्च दिशा जो है वो स्थिति जो उच्च स्थिति कहलाती है वो है क्या, ठीक है। उद्देश्य जो होते हैं, उद्देश्य जब भी कोई व्यक्ति बनाता है तो व्यक्ति हमेशा उद्देश्य अच्छा बनने के लिए बनाता है, लेकिन वो अच्छा बनना जो है उसकी परिभाषा क्या है ये हम नहीं जानते हैं, है ना। जैसे वर्तमान में अगर हम आपसे ये पूछ लें कि बताइए कि भारत का सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, तो आप नहीं बता सकते हैं। सब अगर हम 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 लोगों की राय अलग अलग होगी, है ना। कुछ लोग बोले कि विराट कोहली सबसे अच्छा क्रिकेटर है, कुछ बोलेंगे रोहित शर्मा सबसे अच्छा क्रिकेटर है, कुछ बोलेंगे एम एस धोनी सबसे अच्छे क्रिकेटर है ना। किसी किसी को शिखर धवन अच्छे लगते हैं, किसी किसी को जो हार्दिक पांड्या अच्छा लगता है ना। उसी प्रकार अगर हम ये पूछ दें कि बताइए अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, या प्रधानमंत्री में क्या चीजें और अच्छी होनी चाहिए, अगर हम केवल यही पूछ दें कि आज ये प्रधानमंत्री हैं, इनमें क्या मॉडिफिकेशन और हो जाए कि ये अच्छे बन जाए, है ना, कि ये हम सबकी नज़र में अच्छे बन जाए। तो अगर हम 1 लाख लोगों से पूछेंगे तो 1 लाख में से 50,000 जो अलग अलग मत निकल के आएंगे, कोई कहेगा इनमें ये खराबी होगा, इनमें ये अच्छाई हो सकती है ना। तो जो उच्च दिशा होती है उस उच्च दिशा की ना ही कोई सीमा होती है, ना ही जो है उसको हम शब्दों में बांध सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक आदर्श स्थिति होती है जिसे हम अपने मन में सोच सकते हैं, ठीक है। तो उस आदर्श स्थिति को जो है इंगित करती है जिसे हम किसी भी सीमा में या किन्हीं भी शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। वहां तक पहुंचना ही कहलाता है, वहां तक पहुंचने की जो दिशा होती है वही कहलाती है आपका उद्देश्य कहलाती है ना। अब अ, अगला है शिक्षा का उद्देश्य। अब शिक्षा के उद्देश्य पर पहुंचने से पहले जो अभी हमने स्टार्टिंग में एक हमने और नाम लिया था लक्ष्य, है ना। लक्ष्य ये पेपर में पूछा जाता है
कि उद्देश्य एवं लक्ष्य में क्या अंतर होता है, या एक और क्वेश्चन बनता है उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है, या ये दोनों क्या है। तो प्राप्य उद्देश्य या लक्ष्य एक ही बात होती है। उद्देश्य जो यहाँ लिखा है वो आप देख ही रहे हो। तो उद्देश्य और लक्ष्य थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूल सा इन दोनों में डिफरेंस है। उद्देश्य क्या होता है, कोई भी जो बड़ा एरिया आप कवर करना चाहते हो वो उद्देश्य कहलाता है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो आप छोटी छोटी स्टेप्स लेते हो वो कहलाता है आपका प्राप्य उद्देश्य कहलाता है ना। जैसे कि आप सभी का, जो भी लोग वर्तमान में बीएड कर रहे हैं, सभी का उद्देश्य यही होगा कि हमें भविष्य में टीचर बनना है। और इस टीचर को बनने के लिए आपने जितने भी स्टेप्स लिए हैं अभी तक, आपने बीएड का एंट्रेंस दिया है, उसे क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन लिया है अपने अपने कॉलेजेस में। एडमिशन लेने के बाद आप पहले अपना बीएड क्वालिफाई करेंगे। बीएड पास होने के बाद फिर आप जो है टीचर वाला जो भी होगा आपका कंपटीशन, उसको आप क्वालिफाई करेंगे। तो ये क्या, ये वो एक जो आपने आपका फाइनल आपने जो गोल बना रखा था, जिसे आप उद्देश्य कह रहे हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप छोटे छोटे बहुत स्टेप पार करने हैं, है ना। तो इन छोटे छोटे स्टेप्स को जो है लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका लक्ष्य है। और इन लक्ष्यों को जो है प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है। इन्हें आप अपने अच्छे प्रयास के द्वारा जो है इनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, इनको जो है सही से प्राप्त करना। बल्कि अगर हम ये कहें सभी के लिए क्या पॉसिबल नहीं होता है, तो वो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि उद्देश्य कभी भी पूरे नहीं होते हैं ना, कि जब भी आप कहीं एक जगह पहुंचेंगे तो आप नया एक उद्देश्य बन ही जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्त करना बड़ा आसान है। आप इनको अपनी एक्यूरेसी द्वारा, अपने हार्ड वर्क के द्वारा आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य प्राप्त करना बहुत टफ है ना। अगली अगर हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य की, अगर हम बात करें तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति को इंगित करता है। ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। देखिए, जो शिक्षा होती है, शिक्षा का कार्य ही है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन कराना, या आपकी सोच में परिवर्तन कराना, आपकी मानसिकता में परिवर्तन कराना, इन सब में परिवर्तन कराना ही क्या कहलाता है, वही शिक्षा कहलाता है ना। और अगर हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो ये परिवर्तन इस प्रकार से हों कि ये सभी जो है पॉजिटिवली, अगर हमारे यहाँ कोई स्कूल में स्टूडेंट आया है, तो अगर आज वो पॉइंट नंबर 8 पे स्टैंड कर रहा है, तो कॉलेज का या स्कूल की दायित्व है कि उसमें इस प्रकार से उसको शिक्षा प्रदान करें कि अगले एग्जाम में वो जो है पॉइंट 9 पॉइंट 10 पे स्टैंड करने लग जाए, यानी कि उसमें वो परिवर्तन थोड़े बहुत होने लग जाए, है ना। तो यही आपका शिक्षा का उद्देश्य है कि आपको आपके अंदर वांछित परिवर्तन कराना है। और ये वांछित परिवर्तन इस प्रकार से होने चाहिए कि आप जो है थोड़ा हाईली डेवलप हो, आपको थोड़े ऊपर बढ़ाना होता है। उसकी आदर्श स्थिति क्या होती है, आदर्श स्थिति वही है कि आपको जो है अच्छे से अच्छे जो है कंडीशन में भेजना है, जिसको हम किसी भी सीमा में, किसी भी भाषा में नहीं बांध सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है उद्देश्य की आवश्यकता। उद्देश्य की आवश्यकता। तो शिक्षा के उद्देश्यों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें ऐसे उद्देश्य बनाने पड़े कि इन उद्देश्यों के बिना जो है शिक्षा अच्छे से जो है, ऐसा माना जाता है कि इन उद्देश्यों के बिना जो है शिक्षा प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से रन नहीं कराया जा सकता। ये उद्देश्य हमें क्यों बनाने पड़े, हमें पहले इसके बारे में समझना है। तो पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। जब व्यक्ति किसी उद्देश्य जब व्यक्ति को किसी उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है, तो उसके मन में दृढ़ता और आत्मबल जागृत हो जाता है। दृढ़ता एवं आत्मबल जागृत हो जाता है। इससे वह एकाग्र होकर अपने कार्यों को पूरे उत्साह से करने लगता है। जबकि उद्देश्य विहीन व्यक्ति उद्देश्य विहीन व्यक्ति जो होता है, और उसकी जो उद्देश्य विहीन शिक्षा होती है ना, वो उस व्यक्ति में उदासीनता उत्पन्न कर सकती है। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए कार्य को आरंभ करने से पूर्व बालक तथा शिक्षक दोनों का शिक्षा के उद्देश्य अथवा उद्देश्यों का स्पष्ट और परम ज्ञान होना आवश्यक है ना। स्पष्ट ज्ञान होना परम आवश्यक है। आगे कुछ एक लाइन्स लिखी हैं। उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तथा उसके शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाती हुई
तट की ओर बढ़ती जा रही है ना। तो ये इसमें लिखा हुआ है, समझते हैं हमने इसमें क्या लिखा है और हम इसमें आपको क्या समझाने का प्रयास करना चाहते हैं ना। जैसे कि अगर हम आप थोड़ा एक एग्जांपल लें कि हम तो यहाँ कानपुर में रहते हैं, बाकी बहुत से लोग यहाँ कानपुर में आसपास रहते होंगे। अब हम एग्जांपल लें कि हमें कल जो है लखनऊ पहुँचना है, कानपुर से कहाँ पहुँचना है, लखनऊ पहुँचना है, ठीक है। अब कानपुर से अगर हमें लखनऊ पहुँचना है तो एक तरीका तो ये है कि सुबह किसी भी टाइम पर रैंडम, कल सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने समय आप अपनी दैनिक क्रियाएं पूर्ण कर लो, उस समय यहाँ से निकलो, अपना जहाँ बस स्टॉप पड़ता है कानपुर में, है ना, जहाँ लखनऊ बसेज मिलती हैं, उस जगह पहुँच जाइए। उस जगह से आपको बस कोई ना कोई मिल ही जाएगी, 1-2 घंटे में वो बस पकड़ना, बस पकड़ के जो है आप जो है आराम से 3-4 घंटे में लखनऊ पहुँच जाएंगे। एक तरीका तो ये है ना। और एक व्यक्ति क्या है कि जो ये काम करने से पहले अपना एक उद्देश्य बना लेता है कि जहाँ से बस मिलती हैं लखनऊ के लिए, तो वहाँ से जो है पहली बस जो है 6 बजे छूटती है, दूसरी बस 7 बजे छूटती है। तो हमें इन दोनों में से कोई एक बस पकड़नी है। ये बस जो है हमें 2 घंटे में लखनऊ पहुँचा देगी। 2 घंटे बाद लखनऊ पहुँच कर जो है हम ऑटो के द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो एक व्यक्ति ने ये अपना पूरा का पूरा पहले ही स्टेटमेंट बना रखा है। तो जिसने पहले से ही अपना उद्देश्य बना लिया है कि हमें, जिसने पहले से अपना उद्देश्य बना लिया कह सकते हैं, या जिसने पहले से अपनी डायरेक्शन तय करके रख ली है कि हमें मॉर्निंग इतने बजे उठना है, इस प्रकार से वहाँ सब काम होंगे, हमें इस प्रकार वहाँ पहुँचना है, तो फिर जो है, तो जब व्यक्ति ये सोच कर निकलेगा तो वो जो है अपने श्रम की, अपने समय की बचत करते हुए ईजिली लखनऊ पहुँच जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक व्यक्ति से केवल लखनऊ जाना ही जाना है, जो रैंडमली जाएगा, तो पहली बात, जिस समय वो स्टैंड आए तब उसे वहाँ बस मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है, पता लगे 2-3 घंटा खड़ा रहे फिर उसे बस मिले मुश्किल से, है ना। फिर जब यहाँ से बस मिले तो रास्ते में बड़ा रश होता है, लखनऊ वाली रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कानपुर से पता लगे रास्ते में फिर फंस जाए तो फिर से वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो पता लगे, हो सकता है कि जो रास्ता 3 घंटे में तय किया जा सकता था, वो रास्ता जो है वो व्यक्ति 6 या 7 घंटे में तय कर पाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है कि उस व्यक्ति ने अपनी, जो भी उसे आज जहाँ भी पहुँचना था वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी प्री प्लानिंग नहीं करी, कोई भी उद्देश्य नहीं बनाया, इसलिए वो भटकता रहा और कैसे भी वहाँ पर पहुँचा, है ना। दूसरा व्यक्ति जिसने बाकायदा सब कुछ बनाया हुआ था, वो राइट टाइम यहाँ से निकला, उसने राइट टाइम पर अपने समय एवं श्रम का सही उपयोग किया। इसके उपयोग करने के बाद जब वो वहाँ पहुँचेगा तो थोड़ा आपको भी लगता है अरे हम तो टाइम से पहले ही आ गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम आप टाइम से पहले आ गए तो फिर हम अपना काम अच्छे से कर लेंगे, थोड़ा व्यक्ति खुश होता है। खुश होने के क्या होता है, उसके जो भी कार्य वहाँ होंगे वो बड़े अच्छे तरीके से वो जो है उनको कर पाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, उद्देश्य का तात्पर्य, उद्देश्य इसीलिए बनाए गए हैं शिक्षा में कि जब शिक्षा प्रक्रिया पूर्ण हो, है ना, जब शिक्षा में एक शिक्षक और एक बालक आमने सामने एक दूसरे के आए, तो दोनों एक दूसरे को, शिक्षक का जो कार्य होता है शिक्षण कार्य करना, बालक का जो कार्य होता है शिक्षा ग्रहण करना, उन दोनों कार्यों को बड़े कन्वीनियंटली और समय एवं श्रम की सही उपयोग करते हुए उन सभी कार्यों को कर लें उत्साह के साथ। इसीलिए जो है हमें क्लास में जाने से पहले ही ये उद्देश्य तय करने होते हैं। ये याद रखिए, उद्देश्य हमेशा, जैसे अभी एग्जाम्पल में बताया था हमने कि घर से निकलने से पहले ही तय करना होता है, उसी प्रकार यहाँ भी यही होता है कि उद्देश्य जो होते हैं वो शिक्षा के हमेशा शिक्षा प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले ही इनको जो तय कर लिया जाता है। शिक्षक अपने घर पर होमवर्क करके आता है कि आज हमें इतना पढ़ाना है और ये हमें इस प्रकार से पढ़ाना है ना। और इसका जो है बच्चों पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इसको बाद में किसी क्वेश्चन द्वारा ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें शिक्षक जो है पहले से ही सोच लेता है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी उद्देश्य होते हैं वो सभी आपकी शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बताइए निम्न में से कौन सी प्रोसेस शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ही की जाती है ना। तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन उद्देश्य, आ जाएगा ऑप्शन, है ना, मूल्यांकन आ जाएगा ऑप्शन, टीचिंग आ जाएगा ऑप्शन, है ना, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा तो फिर आप राइट आंसर देंगे उद्देश्य। उद्देश्य जो है हमेशा शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने से, सॉरी, शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही बना लिए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, तो उसका कहने का मतलब यही है। इतना इसमें जो भी लिखी हैं 100 बातें, 100 बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ आप एक बात इस पर ध्यान दे दीजिएगा। बाकी इसमें लिखी इसलिए हैं ये इतनी बातें क्योंकि जब आप बीएड का एग्जाम देने जाते हो तो बीएड एग्जाम काफी डिस्क्रिप्टिव होता है ना। तो डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आपकी जो है मेंटेलिटी जो है, जो आपकी सोच है, वो भी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, है ना।
तभी आप उसे बहुत से शब्दों में, बहुत से पेजों में लिख पाएंगे। तो इसलिए ये सब किया हुआ है। कुल मिला के यहाँ जो की पॉइंट है वो सिर्फ यही है कि इन उद्देश्यों की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि जो शिक्षक होता है और जो छात्र होता है वो एकाग्र होकर अपने कार्यों को उत्साहपूर्वक पूर्ण कर ले। बस अब जब एकाग्र मन से और उत्साह से कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कार्य जो है अच्छा ही होता है। केवल इसीलिए जो है उद्देश्यों की आवश्यकता है शिक्षा में पड़ी हुई है ना। बाकी जो भी है पढ़िएगा, ये पढ़िए या इसके अलावा आप कुछ और भी लिख पाएँ अपने मन से, क्योंकि पेपर में आप काफ़ी कुछ लिखना होता है, तो वो आप लिखिए। लेकिन जो की पॉइंट है वो बस यही 2 रह गए आपके। शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता शिक्षण प्रक्रिया में इसलिए पड़ी है ताकि जो शिक्षक है और जो छात्र हैं वो अपने एकाग्र मन से एकाग्र होकर पूर्ण तत्परता के साथ अपने कार्यों को उत्साहपूर्वक जो है पूर्ण करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता निम्नलिखित। हाँ, वही जो उद्देश्य हैं उन्हीं को कुछ हमने कुछ और भी 1-2 पॉइंट हमने बताए हुए हैं उसके बाद। वो आवश्यकता क्यों पड़ी हमें शिक्षा के उद्देश्य बनाने की। तो पहली बात यह है कि औपचारिक शिक्षा का विधान है ना। तो जो शिक्षा होती है, शिक्षा 3 प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, है ना। तो अभी ये आपके टॉपिक्स में अभी इंक्लूड हुई नहीं है कहीं पर भी, आगे जब होंगी तो हमको बताया जाएगा। फिलहाल ये समझ लो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ था संकुचित शिक्षा, है ना। तो जो संकुचित शिक्षा थी आपकी वहाँ पर, जो एक स्कूल में एक व्यक्ति के द्वारा दी जा रही थी, वही शिक्षा जो है आपकी औपचारिक शिक्षा के इक्विवेलेंट लगभग होती है। बाकी थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है तो फिर उसको हम लोग समझेंगे बाद में। तो इस हम या फिर हम यहाँ एक वर्ड यूज कर लें, औपचारिक शिक्षा के स्थान पर हम लिख दें स्कूली शिक्षा का विधान, है ना। विधान का तात्पर्य होता है निर्माण या रचना, ठीक है। तो कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा की रचना करने के लिए, स्कूली शिक्षा देने के लिए जो है हमें पहले से ही उद्देश्य बनाने पड़े। अगर स्कूली शिक्षा भी जो है फॉर्मल वे में ना दी जाए, ऐसे ही टीचर जाए वहाँ बैठ के 10 बातें करे लौट आए, तो वो स्कूली शिक्षा नहीं रह जाएगी। फिर तो बाकी शिक्षा वो तो वही हो जाएगी। तो शिक्षा आप अपने घर से लेते हो, अपने समाज से लेते हो, है ना। तो वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी आपकी। तो जो स्कूली शिक्षा है, तो स्कूली शिक्षा के कुछ खास उद्देश्य होते हैं, कुछ खास पैटर्न होते हैं। तो उनके निर्माण करने के लिए हमें पहले से ही उद्देश्य बनाने पड़े, अन्यथा स्कूलों में प्रशासन जो है ठीक से ना हो पाता। स्टूडेंट और टीचर की संबंध भी ना हो पाता अगर पहले से ही अगर उद्देश्य निश्चित ना किए जाते तो, है ना। अगला है उचित पाठ्यक्रम की रचना। तो शिक्षा के उद्देश्यों के द्वारा यह भी निर्धारित किया जाता है कि किस लेवल पर स्टूडेंट को हमें क्या पढ़ाना है, और साथ ही साथ पढ़ाने के साथ ही साथ जो है हमें उसे कौन सी क्रियाएं भी उससे करवानी है। तो ये सभी जो है शिक्षा के उद्देश्यों में ही समाहित हैं। तो उन्हीं के आधार पर क्या होता है, क्लास वाइज जो है अलग अलग पहले से ही पाठ्यक्रम की रचना कर ली जाती है। अगला पॉइंट है शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन। तो शिक्षा प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन यानी कि केवल शिक्षण कार्य और शिक्षा प्रदान करना ही स्कूल काम नहीं है, इसके अलावा अपने टीचर्स का भी रखना होता है, एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना होता है। तो इन सब के लिए भी पहले से ही उद्देश्य बनाने पड़ते हैं कि आखिर स्टूडेंट को अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान कराने के लिए स्कूल प्रबंधन को क्या क्या करना होगा, उसको ये काम करने होंगे, तभी को स्कूल की मान्यता मिल पाएगी, या फिर किस प्रकार से जो है प्रशासन अपना चलाएं। तो उसके लिए पहले से ही उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। उत्साह में वृद्धि अच्छे समझा चुके हैं, यही की पॉइंट है कि शिक्षकों एवं छात्रों को एकाग्र मन से तत्परता के साथ उत्साहपूर्वक कार्य कराने के लिए जो है शिक्षा के उद्देश्यों की हमें आवश्यकता पड़ी है ना। समय एवं शक्ति का सदुपयोग, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कोई भी कार्य कोई भी कार्य जो है एक उद्देश्य के साथ अपना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप समय एवं शक्ति आपकी उतनी ही लगनी होती जितना कि उस कार्य में समय शक्ति लगनी चाहिए, है ना। उसके लिए ना ही समय हमारे पास नष्ट होता है अगर हमारे पास उद्देश्य है, ना ही शक्ति नष्ट होती है। अगला है परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि अगर कभी कुछ परिस्थितियां चेंज भी, जैसे कि वर्तमान में कोरोना की वजह से क्या हुआ है, परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, है ना। वो परिस्थितियां नहीं रही हैं, सभी लोग बिना परीक्षा दिए पास हो रहे हैं, स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं। तो इन सब ऐसे भी सब जो है उद्देश्य जो है शिक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ये तात्कालिक उद्देश्य कहलाते हैं ना। जैसी परिस्थितियां हैं उसी प्रकार से उद्देश्यों को जो है फिर से फॉर्म कर दिया जाता है ना। अब जैसे कि अगर
अभी अगर हम ये उद्देश्य ना बनाते जैसे कि पेपर हो नहीं पा रहे हैं, सरकार ये अपना उद्देश्य बनाती ही ना कि हमें बच्चों को पास करना है, तो क्या होता, 2 साल सभी स्टूडेंट रुके रहते, है ना, पेपर नहीं हो पाते। तो वो जब सरकार ने अपनी कंडीशन देगी तो उसने अपने उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों में कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया गया, उसके आधार पर क्या है, सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। जो भी किया जा रहा है वर्तमान में वो सब भी इसी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार, है ना। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार क्या क्या हैं? सबसे पहला आधार है दार्शनिक आधार, है ना। ये मेरा कहने का मतलब ये है, निर्माण के आधार से आखिर शिक्षा के उद्देश्य जो बनाए गए हैं वो किस किस बेस पर बनाए गए हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये उद्देश्य बनाए गए हैं, तो इनके बारे में हमें यहाँ बात करनी है ना। कि आखिर शिक्षा के उद्देश्य किन बातों को ध्यान में रखकर किस किस बेस पर बनाए जाते हैं और वो उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, ये सभी हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो पहला बताया गया है दार्शनिक आधार पर बनाए जाएंगे, यानी कि जो दर्शन है, चलिए इसको आगे हम डिस्कशन करेंगे। अब इसके बारे में डिटेल में भी समझना है हमें, वहीं करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। तो पहले कुछ एक कुछ चीज़ें देख लें जो इनके आधार पर। पहला है दार्शनिक आधार, दूसरा है हमारा समाज शास्त्रीय आधार, थर्ड पॉइंट है राजनीतिक आधार, फोर्थ पॉइंट है आर्थिक आधार, फिफ्थ पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आधार, सिक्स्थ पॉइंट है वैज्ञानिक आधार, और यही आपका लास्ट पॉइंट भी है ना। तो इन सभी के आधार पर जो है ना, आपके दर्शन के आधार पर, आपके समाजशास्त्रीय आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और मनोवैज्ञानिक आधार पर एवं वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है। तो इन सभी के आधार पर जो है शिक्षा के उद्देश्य निर्मित किए गए हैं, है ना। अब इन सभी ने क्या क्या बताया है, यही समझ लो कि इन सभी ने ये बताया है कि हमें शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या रखने चाहिए, क्या शिक्षा की डिमांड है, उसके अनुसार हम क्या क्या उद्देश्य रखें, ये सब इन्हीं आधारों में देने हैं, है ना। तो इन 6 आधारों पर जो है शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए हैं, इनके बारे में हम लोग जो है अब शायद आज तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, आज हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। तो हम इसके बारे में क्योंकि समझाना भी बहुत ज़्यादा है इसमें, थोड़े डीप डेप्थ वाले टॉपिक हैं, थोड़े नए भी हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोग इस फील्ड से आते नहीं हो, आप लोग आर्ट ग्रुप से या साइंस ग्रुप से हो, तो आपके लिए इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो कि नए हैं या अपनी अभी जटिलताएं लिए हुए हैं। तो इनको हम लोग जो है अपने कल के सेशन में स्टार्टिंग से ही समझेंगे इनको, है ना। तभी ये सही समझ में आ पाएंगे, तभी थोड़ा पढ़ने में मजा भी आएगा हम लोगों को, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।